नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से, जहां अवैध शराब के मामले में सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 3 अवैध शराब फैक्ट्रियों से 12 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई थी, जिसमें अब शासन ने कार्रवाई की है। बता दें, सरकार ने कई प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, उन पर गाज गिराई गई है, निलंबित की गई है, निलंबन की कार्रवाई की गई है। पुलिस की मदद से चल रहा था अवैध शराब का गोरख धंधा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस की मदद से अवैध शराब का धंधा चलाया जा रहा था। एसएसपी पश्चिमी दिनेश द्विवेदी को निलंबित किया गया है। एएसपी हैं ये। वहीं कुंडा सीओ जितेंद्र सिंह परिहार, पूर्व एसओ हथीगवा को भी सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, हथीगवा और कुंडा में तैनात हंसराज और अजय सिंह पर भी निलंबन की गाज गिरी है। कुंडा कोतवाल की शराब माफिया के साथ फोटो भी वायरल हुई थी। ये तस्वीरें भी आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब 12 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई थी 3 अलग अलग अवैध शराब कारोबारियों के पास से। योगी सरकार ने अब इनके खिलाफ डंडा चलाया है। तो आपको बता दें कि 12 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई थी 3 अलग अलग जगहों से, और जहरीली शराब पीने से करीब 12 से 13 लोगों की मौत भी हुई है प्रतापगढ़ में, जिसके बाद जो है प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से निलंबन की कार्रवाई की गई है। अवैध शराब का एक गोरख धंधा चलाया जा रहा था, जिसमें एएसपी पश्चिमी दिनेश द्विवेदी को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही कई और अधिकारियों पर गाज गिराई गई है सरकार की तरफ से। कुंडा सीओ जितेंद्र सिंह परिहार, पूर्व एसओ हथीगवा उदय त्रिपाठी भी निलंबित किए गए हैं। तो आपको बड़ी खबर प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां हथीगवा और कुंडा में तैनात हंसराज और अजय सिंह पर भी निलंबन की गाज गिरी है। तो सरकार की तरफ से अवैध शराब को लेकर के बड़ी कार्रवाई की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है। कुंडा कोतवाल की शराब माफिया के साथ एक फोटो भी वायरल हुई थी। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने से करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद ये प्रशासन ने कार्रवाई की है, शासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक कई पुलिस अफसरों पर यह गाज गिराई गई है। शराब से कई सारी मौतों के बाद शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई की गई है और 12 करोड़ रुपए की अवैध शराब बरामद होने के बाद एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने एक गोपनीय रिपोर्ट शासन को भेजी थी। उसी गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर एएसपी पश्चिमी दिनेश द्विवेदी और कुंडा सीओ जितेंद्र सिंह परिहार को निलंबित किया गया है। तो वही देर शाम एसपी आकाश तोमर ने प्रतापगढ़ में कुंडा इंस्पेक्टर डीपी सिंह और साथ में 2 अन्य सब इंस्पेक्टर को भी जो है निलंबित कर दिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई प्रतापगढ़ में मानी जा रही है। तो कहीं न कहीं इन शराब माफियाओं के साथ पुलिस का कनेक्शन भी जो है माना जा रहा है। और साथ में एक फोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें कुंडा इंस्पेक्टर एक शराब माफिया सुधाकर सिंह के साथ कलवैया करते नजर आए थे। तो उसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है और शासन स्तर से भी एक बड़ी कार्रवाई है। तो योगी सरकार की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मनीष, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, पुलिस की जो संलिप्तता थी वो किस तरह से थी? किस तरह से पुलिस के निर्देशन में ये अवैध शराब का कारोबार चल रहा था? क्या पुलिस को सारी इस बात की जानकारी थी कि शराब कहाँ बेचा जा रहा है, कहाँ से लाया जा रहा है, किन लोगों को बेचा जा रहा है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? जी, आपको बताना चाहेंगे कि पूरी इसकी गोपनीय जांच रिपोर्ट एडीजी प्रेम प्रकाश ने शासन को भेजी है और उस गोपनीय जांच रिपोर्ट का खुलासा नहीं हो सका है कि किस तरीके से ये लोग सम्मिलित थे और जिनके निर्देशन से ही ये अवैध शराब की तस्करियां संचालित हो रही थी कि क्या मामला है। लेकिन उस गुप्त रिपोर्ट के आधार पर ही इन सभी के ऊपर कार्रवाई की गई है। और कोई अधिकारी ऐसा जिनकी संलिप्तता की बात सामने आ रही हो इसमें? जी, अभी तक सभी जितने भी पुलिस कर्मी इनमें संलिप्त पाए गए थे सभी के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। एक पूर्व एसएचओ हथीगवा उदय त्रिपाठी जो कि एसटीएफ में इस समय अपना ट्रांसफर करा लिया, तो उनके भी निलंबन का आदेश हुआ है और साथ ही उनकी भी जो है जांच और विभागीय कार्रवाई की बात भी की जा रही है। इसमें एक और बड़ा सवाल आता है, जो शराब माफिया हैं जिनके निर्देशन में जो बड़े स्तर पर शराब माफिया हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? उनकी पहचान हो पाई है? जी, लगातार शराब माफियाओं के यहाँ दबिश दी जा रही है और गुड्डू सिंह शराब माफिया हैं, उनके यहाँ बराबर दबिश दी जा रही है और लेकिन अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। और साथ ही गुड्डू सिंह, सुधाकर सिंह समेत 35 लोग इसमें हैं, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य लोगों की गिरफ्तारी की बराबर दबिश दी जा रही है और अभी ये पुलिस की पकड़ से दूर है। चलिए मनीष ओझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस
के कई अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। एक गोपनीय रिपोर्ट शासन को उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी सरकार ने अब तक की कार्रवाई का डाटा जारी कर दिया है। जारी डाटा के अनुसार मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही 15 विचाराधीन मुकदमों में मुख्तार को जल्द सजा दिए जाने का प्रयास है। वहीं मुख्तार अंसारी के बिहार के शहाबुद्दीन गैंग से भी संपर्क किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई का डाटा के अनुसार मुख्तार अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों के जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है। डाटा में बताया गया है कि मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों को चिन्हित लगातार किया जा रहा है और प्रदेश सरकार ने डाटा के जरिए बताया कि मुख्तार गैंग के अब तक 96 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 75 गुर्गों पर गैंगस्टर की कार्रवाई यूपी पुलिस ने की है और मुख्तार गैंग के 72 सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंसों का निरस्तीकरण किया गया है। साथ ही मुख्तार गैंग से जुड़े 7 ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं फर्जी एम्बुलेंस मामले में भी मुख्तार अंसारी पर बाराबंकी में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पंजाब के रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेने उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब पहुंच गई है। तो वहीं मुख्तार के आने से पहले मुख्तार अंसारी की निजी एम्बुलेंस को पुलिस बाराबंकी ले आई है। वहीं मीडिया के कैमरे में ये इस एम्बुलेंस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हो चुकी हैं, जिसको आप देख सकते हैं। बता दें कि मुख्तार अंसारी की निजी एम्बुलेंस को बाराबंकी पुलिस लाइन में खड़ा किया गया है। तो जो रोपड़ में एम्बुलेंस थी, जिस एम्बुलेंस के जरिए मुख्तार अंसारी रोपड़ कोर्ट पहुंचा था और इस एम्बुलेंस के सामने आने के बाद आखिरकार इस एम्बुलेंस को अब बाराबंकी लाया गया है। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। आपको बता दें कि श्रीकांत शर्मा सुबह 9 बजे पार्क रोड स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें कोरोना का पहला टीका लगाया गया। आपको बता दें टीकाकरण के बाद श्रीकांत शर्मा ने लोगों से अपील की है कि स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावशाली है और इसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बारी आने पर लगवाना चाहिए, ताकि वो खुद को और अपने करीबियों को सुरक्षित रख सकें। विशेषकर लखनऊ में कोरोना के ताजा मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि लोग बाग सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अनावश्यक जाने से बचें और मास्क और 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें। तो इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां चुनाव ड्यूटी में मृत्यु होने पर जो कर्मचारी हैं उन्हें अब 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। आपको बता दें बड़ी खबर लखनऊ से, चुनाव ड्यूटी में मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि अब तक की 15 लाख रुपए की रकम दी जाती थी। मृतक कर्मचारियों के परिजनों को ये 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और उपचुनाव में जो कर्मचारी तैनात होते हैं, अगर चुनाव के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई क्षति, उनकी तबीयत खराब होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर अस्थायी दिव्यांगता जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से ऐसे कर्मचारियों के परिजनों को और कर्मचारियों को मदद दी जाएगी। अस्थायी दिव्यांगता होने पर भी कर्मचारियों को मिलने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले ये राशि मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए की थी, 15 लाख रुपए की थी, माफ कीजिएगा, और अभी इसको बढ़ा करके सरकार ने 30 लाख रुपए कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और उपचुनाव ड्यूटी में ये नियम लागू होगा।
वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को टुंडला स्थित शेयर माता के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर में हवन किया। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए योगी सरकार पर तंज कसते हुए हमला किया। उन्होंने वैक्सीन लगवाने को लेकर कहा कि जब गरीबों और सभी जनता को मुफ्त में टीका लगेगा तभी मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब यूपी में सपा सरकार बनेगी तब गरीबों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार के लोगों को गलत भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जिसके बाद मुख्तार अंसारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश का कानून सब मानते हैं, अंसारी का परिवार कोर्ट पर भरोसा करता है। जिस तरीके से सरकार है उम्मीद कर पाना मुश्किल है कि नक्सली हमले पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों का सम्मान करे, साथ ही सरकार को यह बताना होगा कि सरकार क्यों फेल हो रही है। जनता ने सरकार को भारी बहुमत से जिताया है और सत्ता पर बैठाया है, फिर भी सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। आंतरिक मामलों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। तो अखिलेश यादव पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कोरोना वैक्सीन से लेकर के नक्सली हमले तक के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। सिया देवी के आशीर्वाद मिल जाने के बाद बहुत लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, तमाम समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज जब दर्शन करने का मौका मिला और इस स्थान पे आने का मौका मिला है तो हम यही कामना करते हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और गरीबों की उम्मीदें पूरी हों। जो किसान गरीब इतने वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जीवन में भी खुशहाली आए, तो आज इस स्थान पर आकर के यही संकल्प लिया है और माँ से यही मांगा है कि हर समाज आगे बढ़े, खुशहाली के रास्ते पर जाए। सिया देवी की मान्यता बहुत है। मुझे याद है पहले भी आने का मौका मुझे मिला था, इस बार जब आ रहे हैं और चुनाव में जा रहे हैं तो हम ये भरोसा दिलाते हैं तभी तमाम गरीब जनता को कि देश संविधान से चले, कानून से चले और जो अधिकार संविधान में और कानून में है वो गरीबों को मिले और इस स्थान का विकास और इस स्थान को भव्य कैसे बनाया जाए। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, जहां बिना अनुबंध के किराएदार नहीं रख सकेंगे। अब आपको बता दें कि यूपी नगरीय परिसर किराएदारी विनियम के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। बिना अनुबंध के अब कोई भी किराएदार को नहीं रख सकेगा, यानी कि किराएदार रखने से पहले आपको एक अनुबंध करना होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा, जिसके बाद आप किराएदार रख सकते हैं। यूपी नगरीय परिसर किराएदारी द्वितीय अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। सीएम योगी ने अध्यादेश 2021 को कैबिनेट 22 सर्कुलर की मंजूरी दी है। आपको बता दें किराएदार और मालिक के बीच विवाद का ट्रिब्यूनल निपटारा करेगा। तो किराएदारों को लेकर के ये बड़ी खबर है कि बिना अनुबंध के अब किराएदार नहीं रखे जा सकेंगे। यूपी नगरीय परिसर किराएदारी विनियम द्वितीय अध्यादेश को सरकार ने मंजूरी दे दी है और सीएम योगी ने अध्यादेश 2021 को कैबिनेट 22 सर्कुलर की मंजूरी दी है। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर कोर्ट बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने इस फैसले पर धरना प्रदर्शन करने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि लखनऊ में अधिवक्ताओं का कहना है कि कोरोना में गाइडलाइन के साथ सभी काम हो रहे हैं, फिर कोर्ट क्यों बंद किए जा रहे हैं। इसी विषय पर हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी ने कुछ वकीलों से बात की है, सुनिए। आज राजधानी लखनऊ में वकीलों द्वारा एक प्रदर्शन चल रहा है। इनका कहना है कि हाईकोर्ट जो है बिना कहे बंद करी गई है। हमारे साथ कुछ वकील हैं, ये जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि कहीं पे भी हाई कोर्ट को बंद नहीं किया गया है। पूरे भारतवर्ष में हम लोग चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन सरकार ने जारी किया है, उसके तहत हाई कोर्ट को खोला जाए। समस्त अधिवक्ता बंधु, हमारे बार के सारे अधिवक्तागण नियमों का पालन करते हुए कोर्ट में काम करेंगे, लेकिन बिना किसी ठोस सूचना के या कोर्ट बंद कर देना सरासर अन्याय। वकीलों के साथ, बातकारियों के साथ इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का क्या मतलब जब बातकारी को यहाँ न्याय ही नहीं मिलेगा।
पूरे प्रदेश में सारे कार्यालय खुले हैं, हर जगह कार्य हो रहे हैं, हर जगह पूरा प्रशासन, पूरा एक एक व्यक्ति आ रहा है, काम कर रहा है, हर जगह उनका वेतन दे रहा है। क्या केवल अधिवक्ताओं के लिए कोरोना है? क्या इस इतना बड़ा हाई कोर्ट पूरे एशिया में सबसे बड़ा बना दिया गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, क्या यहाँ पे कोरोना यहाँ पे बैठा हुआ है? हम लोग एक की मांग है कि हम लोगों का चैम्बर खुले, हम लोगों का लाइब्रेरी हॉल खुले, जहाँ पे हम लोगों का आने जाने की, जहाँ हमारी फाइलिंग लगी, जहाँ मुकदमा हमारा रखा है, हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को खोला जाए, एक गाइडलाइन बनाई दी जाए जिसके तहत हम लोग उसका नियम के तहत पालन किए। आप सारे गेट बंद कर दिए गए, किसी अधिवक्ता को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इसका हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। ये अधिवक्ताओं के साथ ही नहीं, वादकारियों के साथ भी अन्याय हो रहा है और यहाँ की जो तानाशाही है वो नहीं चलेगी। आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो इसीलिए है कि अधिवक्ताओं को कोर्ट के अंदर जाने दिया जाए। कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो जिसका मुकदमा लगा हो वो अंदर जाए, लेकिन कोर्ट के चैम्बर, कोर्ट की जो हॉल है जहाँ पे अधिवक्ता बैठते हैं उनको वहाँ बैठने दिया जाए। इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया है और जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो यहाँ पे साफ तौर से वकीलों का कहना है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं मानी जाती तब तक हमारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, लोकमंच न्यूज़। तरस रहे हैं, लोगों का हाल बेहाल है। हालात इतना बुरा है कि लोगों के पास पीने तक के लिए पानी नहीं है। तो वहीं जिले में पानी की कमी से किसानों की भी चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। वहीं जिले में पानी की कमी होने से हमारी फसलें खराब होने का डर है। गर्मी को देखते हुए लोगों को कम पानी में गुजारा करने को मजबूर होना पड़ता है। तो वहीं सरकार द्वारा बुंदेलखंड के लोगों को दी गई करोड़ों की पेयजल योजना भी यहां के प्यासे लोगों की प्यास बुझाने में सफल नहीं हो पा रही है। तो आपको बता दें कि बुंदेलखंड में और उसके आसपास के इलाके में गर्मियों के दिनों में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं और उससे अभी गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले ही किसानों की चिंता बढ़ गई है। सरकार की पेयजल योजना पूरी तरह से विफल पड़ी हुई है। सरीला में विगत कुछ महीनों से पेयजल संकट और बिजली का संकट देखा जा रहा है और इससे पूरे नगर की जनता आगे जा चुकी है। इस बिजली की कटौती के कारण भी पेयजल संकट प्रभावित होता रहा है और इन्हीं वजह से नगर के लोगों को पानी कई महीनों से नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं शिकायतों के निस्तारण के लिए मनीषा जी आई और उन्होंने विद्युत विभाग, जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों के बीच में वार्ता की और अपने दिशा निर्देश उन्होंने उन अधिकारियों को दिए हैं और उन्होंने कहा है कि बिजली संकट और पानी का संकट जो नगर का है उसको एक सप्ताह के अंदर दुरुस्त किया जाए। यदि आप एक सप्ताह के अंदर इन दोनों समस्याओं का निस्तारण नहीं करते हैं तो हम उच्चाधिकारियों से आप लोगों की शिकायत करेंगे। सरीला तहसील में जो पानी की पिछले कई दिनों से समस्या यहाँ पर आ रही थी, चूँकि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हमें हर खेत को पानी देना है और हर खेत के साथ साथ हमें हर घर तक भी पानी पहुँचाना है। तो उसी के तहत आज हम लोग जब यहाँ की जो समस्या मेरे संज्ञान में आई थी 2-3 दिन पहले, 2 दिन से मैं बाहर थी और जब मैं कल लौटी हूँ तो मैंने आज ही यहाँ के जो जल संस्थान के जितने भी ट्यूबवेल थे और जल निगम के इन सभी ट्यूबवेलों पर जाकर इनका निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के पश्चात ये मुझे वहाँ पर देखने को मिला है कि पानी तो पर्याप्त है लेकिन कुछ ना कुछ इनका कुप्रबंधन रहा है कि यहाँ की पब्लिक को पानी ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर हम इन सभी समस्याओं का निदान करके आपको रिजल्ट देंगे। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 12वीं के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट पर धरना दिया। आपको बता दें कि छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि MAU+2 हॉस्टल में रहने वाले 3 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बावजूद ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन परीक्षा कराया जा रहा है। छात्रों ने AMU प्रशासन पर आरोप लगाया कि हमारी जान की कोई कीमत यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं लगा रहा है। हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमारी इन सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराया जाए। AMU+2 के प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर यूनिवर्सिटी के परीक्षा कंट्रोलर ने कहा है कि ये बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं। ये बच्चे कोविड की दूसरी लहर को लेकर फिक्रमंद थे। इनको ये था कि कोविड के दौरान कहीं हॉस्टल में इनको कोई दुश्वारियां ना हो जाए और बच्चों को समझाया गया है कि यूनिवर्सिटी ने सभी इंतज़ाम कर लिए हैं। हॉस्टल में बच्चों को परमिशन तभी दी गई है जब उनका RT-PCR नेगेटिव आया। अंदर हॉस्टल में कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव नहीं है। 2 बच्चे आए थे, वो भी हॉस्टल में घुसने से पहले।
परिवार वाले को कोविड की वजह से नुकसान हो या किसी भी भारतीय का भविष्य एवं उसकी क्षमताएं कुपोषण या कोविड के कारण अवरुद्ध ना हो पाए, इससे बस मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, या तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, नहीं तो या हमारे एग्जाम ऑनलाइन कराए जाएं। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के आदेश के बाद कोतवाली इगलास क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर अधिकारियों द्वारा शिकंजा कस दिया गया है, जिसके बाद नायब तहसीलदार ने अवैध खनन कर रही जेसीबी और ट्रैक्टर को हिरासत में लेकर जब्त कर दिया है। आपको बता दें कि अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की। तहसीलदार प्रवेश कुमार ने खेत में अवैध खनन कर रही जेसीबी और दूसरे ट्रैक्टरों को जब्त करते हुए थाने में खड़ा करवा दिया है और इसके साथ ही 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और रिपोर्ट खनन अधिकारी को भेज दी गई है। वहीं कोतवाली इगलास में खनन अधिकारी अनंत कुमार ने जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए जेसीबी ट्रैक्टर के इंजन नंबर और चेसिस नंबर ट्रेस कर लिया है, जिसके बाद रिपोर्ट को आला अधिकारियों को भेजा जाएगा और खनन माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौखिक आदेश अनुसार सूचना मिली ग्राम गोरी के पास चिलाटी ग्राम में कोई अवैध खनन हो रहा है, तो थाने से पुलिस के साथ मौका स्थल निरीक्षण किया और स्थल पर पाया गया कि वहाँ जेसीबी और 2-3 ट्रैक्टर मौजूद हुआ मौके में, और हमने देखा कि मिट्टी का अवैध खनन वहाँ मौके पर चल रहा था। तो मौके पर भट्टे के मालिक गए कि ये हमारा खनन का एक उसमें हमारे पास एनओसी भी है, तो उसमें हमने मौके पे जांच की तो हमने जेसीबी ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है। सर कोई आज कोई कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ? वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि अवैध हथियार बनाने वाली 2 फैक्ट्री पर एसपी यमुना प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें पुलिस को छापे के दौरान 15 अदद निर्मित अवैध तमंचा, 4 अदद अर्धनिर्मित शस्त्र, कारतूस एवं भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं, जबकि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इन्होंने 2 शस्त्र फैक्ट्री पकड़ा है, जिसमें कुल 15 निर्मित असलहे बरामद हुए हैं और इसके अलावा भारी मात्रा में अर्धनिर्मित असलहे और कारतूस बरामद हुई है। ये कार्रवाई निरंतर चल रही है और आगे भी चलाई जाएगी। जिन लोगों का इसके अलावा किनको सप्लाई किया गया है वो भी बात प्रकाश में आती है, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने 2 ललितपुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 असलाहा फैक्ट्रियों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 स्थानों पर 4 बदमाशों सहित भारी मात्रा में बने अधबने अवैध असलाहा और जिंदा कारतूस के साथ असलाहा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। बताते चलें कि मुखबिर की सूचना पर थाना जखोरा पुलिस ने छिपाई गांव के जंगल से साबिर नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 दर्जन से अधिक निर्मित अर्धनिर्मित अवैध असलाहा सहित जिंदा कारतूस और असलाहा बनाने के महत्वपूर्ण उपकरण बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार युवक झांसी से ललितपुर आकर अवैध निर्माण कर उन्हें बेचने और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देता था, जिस पर 3 दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। जखौरा थाना क्षेत्र के अंदर ग्राम छिपाई में एक सूचना हमें मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अवैध शस्त्र बनाने के कुछ कार्रवाई ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। जब थाना पुलिस वहाँ पर पहुंची, उसको पकड़ा गया और उसके पास से भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण तथा बने हुए अधबने हुए शस्त्र मिले। इसके ऊपर जो क्रिमिनल हिस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा है। इसके ऊपर लगभग 39 मुकदमे पहले लिखे जा चुके हैं। झांसी और आसपास के क्षेत्रों में लिखे गए मुकदमे और मुकदमों के प्रकार चोरी से लेके गैंगस्टर के मुकदमे, गुंडे के मुकदमे, आर्म्स एक्ट के मुकदमे, शराब के मुकदमे भी हैं। तो ये जो फैक्ट्री पकड़ी गई, मुझे लगता है इससे जो हमारे आगामी चुनाव है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। जखौरा थाना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।